चलिए, कल हमने टॉपिक पढ़ा था ओपीसी का। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरह की होती है। ओपीसी में कल हम नॉमिनेशन तक आ गए थे, नॉमिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ओपीसी बनाकर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते और चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो गई थी। ओके, अब अगर मैंने नॉमिनेशन चेंज कर दिया, अगर मैंने नॉमिनेशन चेंज कर दिया तो मुझे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। कल ये बात हो गई थी, कितने दिन में इंटीमेट करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, अगर किसी मेंबर ने, किसी नॉमिनी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? वो किसको इन्फॉर्म करेगा? ओपीसी को। कितने दिन में? विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा ओपीसी को कि भैया मैंने अपना नॉमिनेशन क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और अगले 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? ओपीसी को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने अपना नॉमिनी चेंज कर लिया है। क्लियर है इसमें? ओके, आगे चलो बेटा। आज का अपना टॉपिक है अंडर सेक्शन 8 कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर अपन बात कर रहे थे ना, नए पेज पर आना। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी। अंडर सेक्शन 8 कंपनी को हम एनपीओ एनजीओ भी बोलते हैं। अंडर सेक्शन 8 कंपनी को हम एनपीओ एनजीओ कंपनी भी बोलते हैं। एनपीओ एनजीओ कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस, लाइसेंस्ड कंपनी भी बोलते हैं। लाइसेंस्ड कंपनी, कई नाम है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसेंस कंपनी के बारे में बताओ, तो कंफ्यूज मत होना, लाइसेंस कंपनी इज अंडर सेक्शन 8 कंपनी। पॉइंट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाउंडेशन में भी था बट फाउंडेशन से एक लेवल थोड़ा बढ़ गया अब इसका। यहां पर सबसे पहले अंडर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? जिस कंपनी के एमओए के अंदर ये लिखा हो। एक कंपनी आपने बनाई है और उस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा हुआ है? उस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा हुआ है? हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, हमारा काम क्या है? प्रमोशन या डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। सारे नहीं, सारे लिखने जरूरी नहीं है, जो आपका एक्चुअल में पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि गरीब बंदों को फ्री में पढ़ाया जाए, तो आप और आपके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बना ली और उस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिख दिया? हमारा मेन काम क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। क्लियर? अब जैसे मान लो जी मुझे कोचिंग पढ़ानी है, तो मैं फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा, तो क्या मैं चैरिटेबल पर्पज में हूं? नहीं। क्या मैं एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा? कर तो रहे हो, बट आप बिजनेस कर रहे हो ना सर, आप पैसे ले रहे हो। यहां पर प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स आर्ट विदाउट मनी। पॉइंट समझ में आ गया? सर बात तो ठीक है कि आप फ्री में पढ़ाओगे, बट बच्चों को बिठाने के लिए बिल्डिंग तो चाहिएगी, बच्चों को स्टेशनरी आइटम तो देनी पड़ेगी। जिस बंदे की आपने बिल्डिंग ली है, क्या वो आपको फ्री में देगा? किराया नहीं लेगा, लेगा किराया। स्टेशनरी वगैरह फ्री में आएगी? नहीं, फ्री में तो नहीं आएगी, वो तो पैसे लेगा। तो आप बच्चों से पैसे नहीं लोगे, गरीब बच्चों से, आपके पैसे तो लगेंगे। आपके पास पैसे कहां से आएंगे? इन कंपनीज को नॉर्मली इनकम कहां से आती है? मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन से, कि हम मेंबर है ना, हम हर महीने या हर साल कुछ पैसा डालेंगे कंपनी में। ठीक है, दान दक्षिणा बेसिकली। और लोगों से क्या आएगा? डोनेशन, या गवर्नमेंट से क्या आएगी? ग्रांट। तो इनकी मेजर इनकम का सोर्स क्या होता है? ये चीजें होती है। ओके, दूसरी बात जो आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी है, क्या लिखनी है? कि हम कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में से जो हम शेयर देते हैं। सर ये तो बिजनेस ही नहीं कर रहे। हाँ यही तो चीज समझो। अब हमें डोनेशन मिल गया मान लो लोगों से 5 करोड़ का, और हमने इस साल पैसा खर्च किया एजुकेशन पे 4 करोड़ का, तो कितना बच गया? 1 करोड़। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में जो पैसा बच जाता है शेयर होल्डर क्या ले जा सकते हैं? डिविडेंड ले जा सकते हैं। बट ये आपको डिविडेंड के तौर पे नहीं लेके जाना। लोगों ने 5 करोड़ रुपए किस लिए दिए? गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ये उसी के ऊपर खर्च होना चाहिए। इस साल खर्च नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल खर्च कर लेना। गरीब खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं ना, तो अगले साल खर्च कर लेना। तो जो सरप्लस आपके पास बचा है, जो सरप्लस अगर आपके पास कोई बचता है तो उसको किस लिए यूज करना है? पर्पज के लिए। सरप्लस टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पज ओनली। ठीक है, क्या समझ में आया? सबसे पहली बात तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपका काम क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटीज करना। जो सरप्लस अगर कुछ बच गया तो उसको डिविडेंड के तौर पे रिसीव नहीं करेंगे। सरप्लस जो भी बचेगा उसे क्या किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही खर्च किया जाएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये है कंडीशंस। ये क्या है? कंडीशंस अंडर सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 की कंडीशंस है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, अब ये कंपनी बनाने के बाद, ये कंपनी बनाने के बाद इस कंपनी का जो ऑफिसर होगा, प्रमोटर, डायरेक्टर या कोई भी शेयर होल्डर, इस कंपनी का जो भी प्रमोटर होगा या डायरेक्टर होगा, अब ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये क्या है? ये है एप्लीकेशन। किस चीज की एप्लीकेशन? टू ग्रांट, टू ग्रांट द लाइसेंस, हमें लाइसेंस दे दिया जाए अंडर सेक्शन 8 कंपनी का। ये एप्लीकेशन है। ये किसको मूव करनी पड़ेगी आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनलाइन जाती है बेटा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको ये एप्लीकेशन किसको मूव करनी है? इसे। कि सर हमें सेक्शन 8 का क्या दे दिया जाए? दे दिया जाए लाइसेंस दे दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस की क्या जरूरत है? क्योंकि सर देखो हमारा पर्पस बिजनेस करना तो है नहीं। तो जो आपने कंपनी एक्ट में प्रोविजन बना रखे हैं वो किन कंपनी के लिए बना रखे हैं? जिनका मोटिव क्या होता है? बिजनेस करना। हमारा मोटिव तो बिजनेस करना है ही नहीं, तो हमारे ऊपर इतने सारे सेक्शंस का बर्डन क्यों? पॉइंट। तो अगर आप हमें लाइसेंस दे दोगे ना सेक्शन 8 का, तो हमारे ऊपर कंपनी एक्ट के कई प्रोविजन लगने बंद हो जाएंगे। भी सिंपल सी बात है, जब भी एक्ट के प्रोविजन बनते हैं तो कोई ना कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होंगे कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी। ये क्या काम कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ये तो हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए क्या? इनके ऊपर प्रोविजन लगा के इनको रोकना चाहिए क्या? नहीं ना। तो हमें एक परमिशन दे दो सर कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें रोका ना जाए एक तरीके से। ठीक है, और खाम का एक खर्चे हमारे ऊपर ना डाले जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है एक मिनट भाई मैं चेक कर लूं कि तुमने कंडीशंस 8 को फॉलो किया है या नहीं किया। इंश्योर तो कर लूं। इंश्योर करना मतलब कंफर्म। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है? लाइसेंस दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। वर्ड क्या लिखा हुआ? मे। क्या लिखा हुआ है? मे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको वो लाइसेंस दे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को क्या कर सकती है? कैंसिल भी कर सकती है, मतलब एप्लीकेशन को क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो इसकी एक कॉपी किसको फॉरवर्ड की जाएगी? कॉपी टू आरओसी। इसकी एक कॉपी किसको जाएगी? आरओसी को। आरओसी कहता है तुम किस लिए आ गए भाई? कहता है सर जब हम इनकॉर्पोरेट हुए थे तो किस नाम से हुए थे इनकॉर्पोरेट? सपोज करो एबीसी लिमिटेड कंपनी, बताओ कौन सी कंपनी है? या फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बताओ कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। हम रजिस्टर हुए थे ऐसे। आरओसी कहता है बिल्कुल ठीक बात है।
कहता सर हमारा स्टेटस क्या कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। कहता मतलब हमारे नाम में से ये वर्ड हटा दो। हमारी कंपनी का स्टेटस क्या कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। अब हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी नहीं रहे हैं, हम क्या बन गए हैं, अंडर सेक्शन 8 कंपनी बन गए हैं। ये देखो गवर्नमेंट का लाइसेंस, ठीक है। अंडर सेक्शन 8 कंपनी के नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं आता है, क्योंकि ना ये प्राइवेट कंपनी है ना ये पब्लिक कंपनी है, इसकी अलग ही कैटेगरी बन गई है। नंबर 2, लाइबिलिटी आएगी कब, जब बिजनेस करोगे, बिजनेस तो हम कर ही नहीं रहे, तो आपके नाम में ये वर्ड नहीं आता, तो आपका नाम में क्या है, एबीसी कंपनी। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि अगर लाइसेंस मिल गया और लाइसेंस मिलने के बाद आपकी इस अंडर सेक्शन 8 कंपनी ने कोई छीछी हरकत की, ये आपकी अंडर सेक्शन 8 कंपनी एबीसी कंपनी, इसने छीछी हरकत की, मतलब कंपनी बनने के बाद और लाइसेंस लेने के बाद इसने क्या किया, इसने बच्चों से फीस लेनी शुरू कर दी, इसने बच्चों से फीस लेनी शुरू कर दी, यानी कि कंट्रावीन कर रहा है, ये कंट्रावीन कर रहे हैं, कंट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने, जबकि मना कर रखा था ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। या फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, मतलब फीस लेनी शुरू कर दी, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में काम काम कर रहे हो भाई, आप तो कमर्शियल लाइन में आ गए, ठीक है। नॉट एक्टिंग, नॉट एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को क्या कह के लाइसेंस लिया, पब्लिक के भलाई के लिए काम करेंगे, और आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। या फिर आपने क्या किया, एमओए या एओए को ऑल्टर किया। अब मुझे बताओ क्या कोई कंपनी अपने एमओए या एओए को ऑल्टर कर सकती है, सोच के बताना। हाँ, कोई भी कंपनी अपना एमओए और एओए को ऑल्टर कर सकती है, अपना नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है, बिजनेस चेंज करना है, रूल्स चेंज करने कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, सेक्शन 13 में। बट आपने एमओए और एओए दिखा के क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, ये देखो सर हमारा एमओए, ये देखो एओए, इसमें सेक्शन 8 की कंडीशंस को मैंने क्या किया हुआ है, कंप्लाई किया हुआ है। वो एमओए और एओए देख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, लाइसेंस दे दिया, और लाइसेंस लेने के बाद आप उसको चेंज कर रहे हो, तो अलाउड है क्या, विदाउट अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ इस लाइन का लॉजिक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एमओए और एओए दिखा के आपने लाइसेंस लिया है, अगर उसमें कोई चेंज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दिखाया कुछ और उसके बाद चेंज कर दिया, चेंज करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हमें इतना डोनेशन मिल गया हो, हमारे एमओए के अंदर हमने लिख रखा था हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, अब हम ये लिख रहे हैं कि हम गरीब बच्चों को फ्री में भी पढ़ाएंगे और हम गरीब बच्चों का इलाज भी फ्री में करवाएंगे अगर बीमार हो गया तो मैं हेल्थ के साथ में, सॉरी एजुकेशन के साथ में क्या इंसर्ट करना चाहता हूं, हेल्थ। तो गलत है क्या, गलत तो नहीं है, बट गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एमओए और एओए को चेंज कर रहे हो तो। कि जो डॉक्यूमेंट दिखा के आपने लाइसेंस लिया उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। विदाउट अप्रूवल चेंज कर रहे हो भाई, ये तो गलत है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा गुस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये तो गलत हरकत है भाई, क्या बात। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगेगा कि तुम ये हरकत कर रहे हो, सेक्शन 8 की कंडीशन को तुम कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, या तुमने बिना मेरी अप्रूवल के एमओए और एओए को ऑल्टर किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें देगी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओबीएच, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सफाई का एक मौका। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यहां पर फुल फॉर्म में मत लिखना, बुक में लिखा हुआ है,
नोट्स को नोट्स के हिसाब से चलने दो, समझ में आ जाएगा। ये वर्ड कई बार रिपीट होने वाला, ओबीएच। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, किसी को भी सजा देने से पहले उसको सुनना जरूरी होता है। ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर, उसमें एक पॉइंट आया था ना कि भैया सामने वाले को क्या करो, पहले सुन तो लो, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कंपनी को क्या भेजेगी, नोटिस भेजेगी कि भाई सुनने में आया तुम सेक्शन 8 की कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं, बताओ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर सकती है, अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन की तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। नंबर 1, रिवोक द लाइसेंस, आपका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, ठीक है। एंड मेक इट अ नॉर्मल कंपनी, और उसको नॉर्मल कंपनी बना दो। अरे भैया सुनने में आया तुम बच्चों से फीस लेते हो, कहते सर वो थोड़ी सी फीस लेते हैं क्योंकि हमें इतना डोनेशन मिलता नहीं है। कहता भैया फिर जब बिजनेस ही करना है तो बिजनेस करो ना, फिर तो टैक्स भी दो, जीएसटी भी दो। झूठ बोल के क्यों आपने लाइसेंस ले लिया भाई, सारे प्रोविजन लगेंगे अगर आपने फीस लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस रिवोक करना पड़ेगा, और अब तुम क्या बन गए, नॉर्मल कंपनी। तो अंडर सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जो जो प्रिविलेजेस आपको मिल रही थी, जो जो प्रिविलेजेस मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा था, वो सारे ट्रीटमेंट मिलने बंद हो जाएंगे। या फिर ऑर्डर में क्या आ सकता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ऑर्डर आ सकता है कि इस कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो, बंद करो। सर बहुत बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि ऐसे क्या कर दो, बंद कर दो। बंद करने के बाद क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है तो क्या होता है, कंपनी की सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, एसेट बेचने के बाद सारी लायबिलिटी को पे किया जाएगा, जो नेट एसेट बच गई उसका क्या होता है, बताओ, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहते हैं हम तो चाहते ही हैं, हमने ले रखा डोनेशन 10 करोड़ का, ठीक है, लाइबिलिटी हमें किसी की पे करनी नहीं, कर दो बंद कंपनी। तो 10 करोड़ का जो बैंक बैलेंस है वो किस में बट जाएगा, हम मेंबर्स में। कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा शाणे निकले। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी वाइंड अप करो, और साथ में इसके क्या डायरेक्शन होगी कि जो सरप्लस बचेगा, सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, ये डोनेट कर दिया जाएगा बेटा, विल बी डोनेटेड, इसको क्या कर देंगे, डोनेट कर दिया जाएगा टू सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, इनको डोनेट कर दिया जाएगा सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी को। लोगों ने आपको पैसा किस लिए दिया, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर ये पैसा आप खर्च नहीं कर रहे तो आपसे लेके किसको दे दिया जाएगा, उन कंपनी को दे दिया जाएगा जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, ताकि डोनर का पैसा, डोनर कौन होता है, जो डोनेशन दे रहा है, ताकि डोनर का पैसा उसी पर्पज के लिए खर्च हो जिस पर्पज के लिए दिया जा रहा है। तभी सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी लिखा हुआ है, ये नहीं कि किसी भी अंडर सेक्शन 8 कंपनी को दे देंगे, ठीक है, सिमिलर जो फ्री में एजुकेशन करवा रही है, ठीक है, ओके। या फिर ऑर्डर दिया जा सकता है अमलगमेशन, इसको क्या कर दो, अमलगमेट कर दो, अमलगमेशन विद सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी। या अमलगमेशन का ऑर्डर आ जाएगा कि इस कंपनी का अमलगमेशन किसके साथ कर दिया जाए, सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी के साथ कर दिया जाए। तुम्हारे अमलगमेशन में क्या होता है पता है ना, कंपनी की सारी एसेट्स वगैरह दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी, ये ऑर्डर आएगा। ये 3 ऑर्डर है, तीनों में से कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, बट ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगी। अब आपके एग्जाम में लेवल कैसे बढ़ा, ये सारा का सारा तुमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। अब लेवल कैसे बढ़ा, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट कर रखी है, आरओसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो पावर मेरे पास, अच्छा डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में तो सुना होगा आपने ना, जो काम मैं कर सकता हूं मैं किसी और से भी तो करवा सकता हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। तो लाइसेंस के लिए आज की तारीख में अगर कोई कंपनी अंडर सेक्शन 8 का लाइसेंस लेना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं करना होता, किसको अप्लाई करना होता है, आरओसी को। तो आरओसी को अप्लाई करेंगे। अब ये कॉपी भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताओ, आरओसी अगर अप्रूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, स्टेटस अपडेट कर देगा, बट लिखना है एग्जाम में,
एग्जाम में सारी बातें लिख के क्या लिखेंगे, द पावर टू ग्रांट द लाइसेंस इज डेलीगेटेड टू आरओसी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद लाइसेंस छीनने की पावर जो है वो किसको डेलीगेट कर रखी है, रीजनल डायरेक्टर को, आरडी। लाइसेंस छीनने की पावर किसके पास है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, ये रीजनल डायरेक्टर क्या होता है और आरओसी क्या होता है, पता भी होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। आप मान के चलिए इंडिया में लगभग हर स्टेट का एक आरओसी होता है। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लगभग हर स्टेट का एक आरओसी। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का कॉमन है, हरियाणा और पंजाब का कॉमन है, सॉरी हरियाणा पंजाब का नहीं, हरियाणा और दिल्ली का, हरियाणा पंजाब का नहीं सॉरी, हरियाणा और दिल्ली का आरओसी कॉमन है, दिल्ली में बैठता है। तो अगर आज मुझे हरियाणा में कंपनी बनानी है या दिल्ली में कंपनी बनानी है तो मेरे लिए आरओसी कौन है, दिल्ली में जो बैठा है। इंडिया में दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर आरओसी जो है एक से ज्यादा है, क्योंकि वो स्टेट बहुत बड़े हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब आप कहोगे सर तमिलनाडु से बड़ा तो एमपी है और राजस्थान है। एरिया वाइज नहीं बेटा, नंबर ऑफ कंपनी वाइज महाराष्ट्र और तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, समुद्र के साथ लगते हुए। तो जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है ना, ज्यादातर कंपनियां कहां है, वही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो आरओसी कहता है यार इतनी ज्यादा कंपनियां यहां पर, मैं अकेला इनको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वहां पर क्या है, दो आरओसी है। ठीक है, बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि हर स्टेट का एक आरओसी। क्लियर है? आरओसी से ऊपर जो ऑफिसर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, रीजनल डायरेक्टर। जैसे नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर किस में आ गया, नॉर्दर्न रीजन में आ गया। तो इन जगह का जो आरओसी है उसके ऊपर जो बंदा होगा वो कौन होगा, नॉर्दर्न रीजनल डायरेक्टर। ये उससे ऊपर लेवल का बंदा हो गया। और इनसे भी ऊपर कौन है, आरडी से ऊपर कौन है, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कौन सा है जो कंपनीज को अंडर करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये रीजनल डायरेक्टर, लाइसेंस छीनने की बात अगर आ गई है तो किसके पास आएगा, रीजनल डायरेक्टर के पास। थोड़ा सा और ट्विस्ट दे रखा है, अगर आपको अपने एमओए के अंदर चेंज करना है, एमओए को क्या करना है, ऑल्टर करना है, तो अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भैया मेरे पास इतने छोटे छोटे काम करने के लिए टाइम नहीं है, हमने डेलीगेट कर दिया। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर ऑल्टर करना है तो भैया फिर तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा, आरओसी के पास। दोबारा दोबारा समझ में नहीं आया सर, अगर मुझे एओए को ऑल्टर करना है तो मुझे किसकी अप्रूवल चाहिए, आरओसी की। और मुझे एमओए को अगर ऑल्टर करना है तो देखो एमओए बड़ा डॉक्यूमेंट होता है बेटा, तो एमओए को अगर ऑल्टर करना है तो फिर किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर की। एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैं एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी हूं, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज करना है और मैंने बिना अप्रूवल लिए, मैंने बिना अप्रूवल के लिए मैंने अपने एमओए के सॉरी एमओए चेंज कर दिया, तो मेरे ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो फिर वो आपको एमसीक्यू दिखाएगा, ऑप्शन देगा। फिर उसमें लिखेंगे अगर मेरे को अप्रूवल लेनी हो तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर वो चार ऑप्शन मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रीजनल डायरेक्टर की, आरओसी की, या फिर किसी की भी नहीं। तो ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट क्या चेंज कर रहा है, एमओए चेंज कर रहा है तो रीजनल डायरेक्टर, और एओए चेंज कर रहा है तो आर्टिकल ऑफ सॉरी आरओसी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? चलो आगे। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है अपना कन्वर्जन का। मैंने आपको बताया ना थोड़ा फाउंडेशन से एक लेवल ऊपर उठ जाता है, इसी का ही है, इसी के नीचे कंटिन्यू कर लो चाहे, और अगर पेज खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ अंडर सेक्शन 8 कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। कन्वर्जन ऑफ अंडर सेक्शन 8 कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। कुछ दोस्तों ने एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनाई तो थी, ये सोच के कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, डोनेशन मिल जाएगा, ग्रांट मिल जाएगी, बट सर स्ट्रगल ही कर रहे हैं, डोनेशन या ग्रांट आ नहीं रही। अब गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएं कैसे, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। तो दो तरीके, या तो ये कंपनी बंद ही कर दो भैया,
दूसरा तरीका क्या है कि हम, है ना, अब के काम करेंगे, दो ग्रुप बना देंगे बच्चों के, एक जो ठीक ठाक है फाइनेंशियल पोजीशन में, एक जो गरीब है। तो जो ठीक ठाक है उनसे क्या लेंगे, फीस लेंगे, और उस पैसे को किस पे खर्च कर देंगे, उन गरीब बच्चों पे। अब मुझे बताओ, क्या मुझे अंडर सेक्शन 8 का लाइसेंस मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आप फीस ले रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस फीस को कहां यूज कर रहे हो। अगर आप फीस ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 8 लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब देखो, मैंने ये हरकत शुरू कर दी तो ऊपर क्या पड़ा कि गवर्नमेंट को जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी इस चीज की, छुपता तो है नहीं ये चीजें, तो गवर्नमेंट लाइसेंस भी छीनेगी, सजा देगी वो अलग, क्योंकि तुमने सेक्शन 8 को कंप्लाई नहीं किया। तो इससे अच्छा क्या करना चाहिए बताओ? खुद ही कन्वर्ट कर लो। हम खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये विचार, अब कंपनी, वही बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाप की तो है नहीं, किसके बाप की है? मेंबर्स की है। तो सबसे पहले ये विचार कि कन्वर्जन कर लेना चाहिए। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है बताओ? 75%। किसका? शेयर होल्डर का। क्लियर है ना? कितनी मीटिंग होती है कंपनी के अंदर? 3 तरह की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में कौन आ गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर। ठीक है। मेंबर कौन हुए? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। जब भी आप ये वर्ड यूज कर रहे हो ना, ओआर या एसआर, तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप जनरल मीटिंग की बात कर रहे हो, और क्लास मीटिंग की भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एक ही रिजोल्यूशन होता है, क्या? बोर्ड रिजोल्यूशन, BR। क्या बोलते हैं? BR, बोर्ड रिजोल्यूशन। क्लियर है? ओके। तो ओआर का मतलब क्या है? अगर 50% से ज्यादा मेंबर्स ने हां कर दी तो ये काम किया जाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं किया जाएगा। और एसआर का मतलब क्या है? कम से कम 75% बंदे। दोबारा से, ओआर में क्या होता है? 50% और मोर, या मोर देन 50%? मोर देन 50%। और एसआर में बोलो 75% और मोर। ठीक है ना? ओआर को हम सिंपल मेजोरिटी भी बोलते हैं। ओआर को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी। और एसआर को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा बंदों ने हाँ कर दी तो करो। किस केस में ओआर पास होता है, किस केस में एसआर पास होता है, ये हम डिसाइड नहीं करते। इट इज मेंशन्ड इन एक्ट। ये कंपनी एक्ट में मेंशन होता है कि ये काम करना है तो ओआर पास करवाओ, ये काम करना है तो एसआर पास करो। हमारी चॉइस नहीं होती बेटा। ठीक है ना? अब ये भी याद करना पड़ेगा किस काम के लिए ओआर और किस काम के लिए एसआर। बट मैं जब सिलेबस खत्म होने वाला होगा तो मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। टेक्निक क्या बतानी बेटा? सिंपल से बताता हूं। ज्यादातर केसेस में एसआर ही पास होता है, ओआर बहुत ही रेयर केसेस में पास होता है, बहुत ही कम केसेस में। तो कम वाले केसेस याद कर लो, जो बच गया बाकी क्या है? एसआर। धीरे धीरे मैं बता भी दूंगा वो सारी चीजें। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए जो मीटिंग होगी उसमें बेसिकली जो नोटिस जाता है, मीटिंग के लिए क्या जाएगा? नोटिस जाएगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्या जाओ भैया, इस दिन मीटिंग है और हमें यह डिसाइड करना है कि क्या अंडर सेक्शन 8 कंपनी को एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जाए। मेंबर्स कहते हैं क्या हो गया? हाँ यही तो बताएंगे ना। इसमें क्या बताएंगे? रीजन, रीजन फॉर कन्वर्जन। ये डिस्कस करेंगे हम जनरल मीटिंग में, उसके बाद ही वोटिंग होगी, उसके बाद ही डिसाइड करना कि हम कन्वर्जन करें या ना करें। अगर मेंबर ही नहीं माने तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। मेंबर ही नहीं माने तो आगे बढ़ना ही नहीं है। मेंबर मान गए कि ठीक है फिर एक काम करो, कन्वर्जन कर लो, ये आइडिया अच्छा है कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फीस ले लेंगे, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको स्कॉलरशिप के नाम पे डोनेशन दे दे, ये उनकी फीस क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। हाँ ये ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई टू या अप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। अप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। हमें रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसके लिए? फॉर कन्वर्जन, कि सर हमें कन्वर्जन करना है। रीजनल डायरेक्टर कहता है क्या हो गया बताओ, प्रॉब्लम बता देंगे उसको भी, यही हो गया। अगर हम फीस लेना शुरू कर देंगे तो आपका ही नोटिस आएगा, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दो, उसके बाद वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दोगे, पेनल्टी लगाओगे अलग। तो हम साफ साफ कह देते हैं भैया हमारी अब इतनी औकात नहीं रही कि हम फ्री में काम कर पाए, तो हमें थोड़े बहुत पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है बात, ओके। तो हमने किसको एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दी
रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर कहता है बेटा तुम्हारे जैसे हमने 36 देखे हैं कि पहले तुमने लाइसेंस ले लिया, फिर लोगों से डोनेशन ले लिया और फिर क्या कर लिया, कन्वर्जन। कन्वर्जन होने के बाद तुम क्या बन गए, नॉर्मल कंपनी, और जो तुमने डोनेशन ले रखे हैं वो सारे के सारे आपस में डिविडेंड के तौर पे बांट के ले जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कहता ना 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 सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो हमने क्या कर रखा है, एक पब्लिक नोटिस दे रखा है। हमने क्या दिया हुआ है, एक पब्लिक नोटिस दिया हुआ है ऑफ कन्वर्जन, ऑफ कन्वर्जन। ठीक बात है, ओके। साथ में हमने किसको इंटीमेट कर रखा है, किसको नोटिस दे रखा है, इंटीमेशन टू इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ कमिश्नर ऑफ, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, चैरिटी कमिश्नर, चैरिटी कमिश्नर एटसेट्रा, इन सबको हमने नोटिस दे दिया, इंटीमेशन दे दिया अबाउट कन्वर्जन की, हम कन्वर्जन करने की सोच रहे हैं। अब बताओ इनकम टैक्स वालों को क्या जरूरत पड़ गई। सपोज करो तुम्हें 10 करोड़ के डोनेशन मिले, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आए, इनकम टैक्स वाले कहेंगे लाओ तुम्हारी इनकम होगी टैक्स दे दो। अरे भाई इनकम नहीं है, डोनेशन मिला, ये हम किस पे खर्च करेंगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम चैरिटेबल ट्रस्ट टाइप में काम कर रहे हो तो आपको जो डोनेशन मिलता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है टैक्स से। तो हमने नोटिस दे रखा है जी इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स ऑफिसर को, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। चैरिटी कमिश्नर क्या होता है, हर एरिया का एक चैरिटी कमिश्नर होता है, उसके पास उसके एरिया में जितनी भी एनपीओ एनजीओ ट्रस्ट वगैरह सब है ना, उनकी डिटेल होती है उसके पास में। उसको हर महीने क्या जाती है, स्टेटमेंट जाती है, हमने इस साल कितना पैसा या इस महीने कितना पैसा डोनेशन के तौर पे लिया और उसमें से कितना खर्च कर दिया। तो ये सारी नोटिस हम उनको दे चुके हैं। अगर आपको लगता है ना कि हमने 10 करोड़ का डोनेशन ले रखा है और उसमें से 2 करोड़ खर्च करने के बाद हम आपके पास कन्वर्जन के लिए आ गए और 8 करोड़ हम डिविडेंड के तौर पे बांट लेंगे, कहता यही माइंड में आ रहा है ना, कहता हाँ। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको हमने इंटीमेट कर दिया है, और अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन होगी, अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन होगी तो ये आपके पास ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे, ऑब्जेक्शन विद इन 60 डेज। हम कोई चोरी छुपे कन्वर्जन थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई चोरी छुपे कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हमने इन सबको इंटीमेट कर दिया है। अगर इनको कोई भी दिक्कत होगी कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये आपको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे कि भाई ये कन्वर्जन मत करना, ना 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 बिल्कुल मत करना, इनके पास डोनेशन पड़ा अच्छा खासा, कल को आपने कन्वर्ट कर दिया तो सारा डोनेशन डिविडेंड के तौर पे बांट के ले जाएंगे। फिर रीजनल डायरेक्टर कहता है फिर एक काम करो, मैं 60 दिन तक वेट करूंगा कि उनके ऑब्जेक्शन है या नहीं है, 60 दिन के बाद बात करेंगे, ठीक है। ये पब्लिक नोटिस कितने दिन में देना पड़ता है, ये पब्लिक नोटिस देना पड़ता है विद इन 7 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया ना उसके 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देना है, पब्लिक नोटिस देना है और सभी को इंटीमेट भी करना है। अगर किसी अथॉरिटी को कोई दिक्कत है तो अपनी ऑब्जेक्शन किसको फाइल करे, रीजनल डायरेक्टर को। ये सारा तामझाम होने के बाद, ये सारा तामझाम होने के बाद दो बातें होंगी, या तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी या आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन जो आपने दी हुई थी, या तो क्या हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। अप्रूव्ड, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई अब क्या करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। एक मिनट, स्पेशल रिजोल्यूशन तो कर लिया, नहीं नहीं वो तो अप्रूवल फॉर कन्वर्जन थी कि मेंबर्स हाँ या ना कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए। अब एसआर किसके लिए पास करना है, फॉर द अमेंडमेंट, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ एमओए एंड एओए। कंपनी अपना एमओए चेंज कर सकती है, एओए चेंज कर सकती है, क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। एमओए में क्या चेंज आएगा, एक तो नाम चेंज हो जाएगा बेटा, अब आपके नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या हो जाएगा,
चेंज। अब हमारा काम प्रमोशन ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट आर्ट वगैरह ये नहीं है, अब हमारा बिजनेस है बॉस। आर्टिकल्स में क्या चेंज हो जाएगा, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अब ये लाइन हटाएंगे, और सरप्लस जो बचेगा वो हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करेंगे, ये लाइन भी हटाएंगे। ठीक बात है ना, ये चेंज करना पड़ेगा बेटा। जब भी एमओए और एओए में कोई चेंज आता है तो उसकी एक कॉपी किसको जाएगी, आरओसी को, कि लो भैया कन्वर्जन हो गया है। और आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लो जी, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब आपका कन्वर्जन हो गया है। आरओसी को डॉक्यूमेंट फाइल कर दो कि लो सर ये अप्रूवल की कॉपी, ये एमओए और एओए की कॉपी। आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लियर है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका नाम ही चेंज हो गया तो नया सर्टिफिकेट आएगा ना। कहता लो भैया, अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो भैया मुझे ये जानने का हक है कि क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। स्टेट द रीजन। तो आरओसी आपको क्या करेगा, सॉरी रीजनल डायरेक्टर आपको क्या करेगा, रीजन जरूर बताएगा कि आपको किस रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, ताकि आप वो रीजन ठीक करके दोबारा अप्लाई कर सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया है कि आपने जो चैरिटी ली है ना, उस चैरिटी का 80% ही आपने क्या किया, खर्च किया, 20% अभी तक आपने खर्च नहीं किया। तो जब तक वो पैसा खर्च नहीं कर देते चैरिटेबल पर्पस के लिए, तब तक आपका कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, आपने रीजन बता दिया, अब मैं वो 20% अमाउंट खर्च करने के बाद फिर अप्लाई कर दूंगा। रीजन तो बताओगे ना बेटा, हो गया। ये कन्वर्जन का टॉपिक था बेटा आपका। ये टॉपिक फाउंडेशन में नहीं था, इंटर में है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्या बन के आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन कि आपने 5 साल पहले एक कंपनी की शुरुआत की जिसमें आप गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो, बट आपको फंडिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं हो रही, जिस वजह से आप अपना ऑब्जेक्ट कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपका टारगेट ये है कि हम थोड़ी थोड़ी फीस चार्ज करना शुरू कर दें। तो आप गाइड करो कि क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये जो सोच है वो ठीक है और टेनेबल है एज पर लॉ, और अगर हाँ तो इसका प्रोसीजर बताओ। तो इसका प्रोसीजर क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा जी आपको। पॉइंट सब में आ गया। कुछ जो स्पेशल प्रिविलेजेस की आपने बात की, स्पेशल एग्जम्पशन टू अंडर सेक्शन 8 कंपनी, वो क्या है, स्पेशल एग्जम्पशन क्या है अंडर सेक्शन 8 कंपनी को, तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हर कंपनी को मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है साल के अंदर। एवरी कंपनी shall hold at least 4 board meetings in a financial year। अच्छा, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, 4 बोर्ड मीटिंग। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में क्या करेंगे, कंपनी की पॉलिसी डिस्कस करेंगे, कभी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहिए। ठीक बात है सर। बोर्ड मीटिंग करेंगे तो खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितनी बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उसके हिसाब से क्या लेते हैं, फीस। इसको हम सिटिंग फीस बोलते हैं। जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करेंगे उसके हिसाब से क्या लेते हैं, फीस। अरे सर हमारा काम तो बिजनेस करना है ही नहीं, पॉइंट। तो अगर आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी हो तो भैया आपको 2 बोर्ड मीटिंग अटेंड करना काफी रहेगा। ये पहली छूट है आपके लिए जी, खर्चे ज्यादा नहीं करवाएंगे हम आपसे, क्योंकि आपका काम धंधा तो है ही नहीं। ठीक है, ओके। सेकंड, जब भी जनरल मीटिंग होती है तो कम से कम 21 दिन पहले का क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन का, 21 दिन पहले का, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस टू मेंबर्स। मेंबर्स को कम से कम कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 21 क्लियर डेज बिफोर, कम से कम 21 दिन पहले। क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन मेंबर को नोटिस मिल जाए वहां से 21 दिन बचने चाहिए। यानी कि कंपनी ने आज 21 दिन पहले नोटिस भेज दिया, ना 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 ना, जाने में टाइम भी तो लगेगा। जिस दिन मेंबर के पास पहुंच जाए वहां से 21 दिन बचने चाहिए, इसे क्लियर डेज बोलते हैं। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं, ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा आपका, वहां पर डिफाइन करेंगे हम इसको। बट सर एक बात बताओ, हमारा काम तो बिजनेस करना है ही नहीं, तो हम मेंबर्स की मीटिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी अर्जेंसी में ही करेंगे।
ठीक है, तो यहां पर कह दिया कि आप एक काम करो, आप कितने दिन पहले नोटिस भेज देना, 14 डेज, 14 क्लियर डेज बिफोर दी 14 क्लियर डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। आप 14 डेज का नोटिस देना। जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें कुछ कमेटीज बनानी पड़ती है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटसेट्रा। अच्छा, मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। कहता है ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपके ऊपर जी, क्योंकि आप प्राइवेट पब्लिक तो हो ही नहीं। आप तो चाहे तो एक डायरेक्टर रख लो, काम चल जाएगा आपका। बिजनेस थोड़ी करना है आपको यार, समझ में आ रहा है? बस ये कुछ एग्जांपल है, एटसेट्रा। ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस है जो आपको मिलती है अंडर सेक्शन 8 कंपनी को। हो गया? तो ये सेक्शन 8 कंप्लीट अपना। दो डेफिनेशन मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी का। ये दोनों टॉपिक हो गया। ये मान के चलो इस टॉपिक में से 4 या 5 नंबर आपके जरूर आएंगे, क्योंकि हॉट टॉपिक रहा है एग्जाम के लिए। नए पेज पर आएंगे। चलिए, अच्छा कितने बच्चों ने सेक्शन 3 का नाम सुना हुआ है? फाउंडेशन में था आपके? नहीं सुना? एंड सेक्शन 8, सॉरी सेक्शन 7, दोनों ही नहीं सुने? हाँ, 7 और 3। 7 में प्रोसीजर दे रखा फॉर इनकॉर्पोरेशन, 3 में बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है, ये किस चीज का है? हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे की जाए। सेक्शन 3 में बेसिक रिक्वायरमेंट दे रखी है। बेसिक रिक्वायरमेंट में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी बनाई जा सकती है, इलीगल काम के लिए कंपनी नहीं बनाई जा सकती। लॉफुल पर्पस ओनली। ओके, इलीगल काम के लिए कभी भी कंपनी नहीं बनाई जा सकती। नंबर 2, मिनिमम सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? मिनिमम सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? 1 इन केस ऑफ ओपीसी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। याद है? ओपीसी के केस में 1, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 7। ये मिनिमम सब्सक्राइबर होने चाहिए। सेक्शन 7 में क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 7 में क्या दे रखा है? प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनाने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो कंपनी बनाने के इच्छुक बंदे हैं, कौन? सब्सक्राइबर एंड प्रमोटर। ये क्या करते हैं? एक सीए को हायर करेंगे। क्या करेंगे? एक सीए को हायर करेंगे कि भैया कंपनी बनानी है, तो सीए ही करेगा ना काम। हालांकि देखो एक्ट में क्या लिखा है? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट इन प्रैक्टिस। अपन अपन एग्जांपल लेके चलते हैं सीए का, क्योंकि अपन कोर्स सीए का कर रहे हैं, तो थोड़ा उसकी ही तारीफ करें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा एक सीए के पास। सीए क्या कहेगा? हमें कुछ डॉक्यूमेंट दे दो भैया। कहता क्या क्या चीजें? सबसे पहले अपना एमओए दे दो और एओए दे दो। ठीक है, और इसके ऊपर साइन होने चाहिए, किसके? साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। ये सब्सक्राइबर कौन हुए? जो कंपनी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जो कंपनी बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब्सक्राइबर का मतलब याचक, जो एप्लीकेशन दे रहा है। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होने चाहिए? सब्सक्राइबर के साइन होने चाहिए। ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कोई
ऐसा काम करना है जो इलीगल हो या जिसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हो, तो क्या मैं अपना नाम दूंगा? कभी नहीं दूंगा। सब्सक्राइबर का नाम नहीं जाता, सिर्फ एड्रेस भी जाता है। मैं किसी का भी नाम डाल दूंगा, कल को पकड़ा जाएगा तो बंदा ही नहीं मिलेगा। ना ना ना, साथ में यहाँ पर किसके साइन होंगे? विटनेस के। साथ में किसके साइन होंगे? विटनेस। ठीक है, विटनेस। तो जो आप सब्सक्राइबर शीट देखते हो ना, एमओए का छठा क्लोज क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो उसमें सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर वो खरीदने का कमिटमेंट कर रहा है वो, उसके आगे उसके साइन, और उसके आगे क्या होते हैं? विटनेस के साइन। उसके आगे क्या होते हैं? विटनेस के साइन। ठीक बात है ना? ओके। तो एमओए एओ दे दो, सभी सब्सक्राइबर के साइन हुए और प्लस में विटनेस। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर कंपलसरी होते हैं नहीं कंपनी में? बिल्कुल होते हैं। तो कंसेंट लेटर ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट लेटर्स ऑफ डायरेक्टर्स, प्रपोज डायरेक्टर बोल सकते हो आप उसे। डायरेक्टर प्रपोज की जगह फर्स्ट डायरेक्टर लिखो, प्रपोज की जगह फर्स्ट डायरेक्टर लिखो। इसकी वजह क्या वो आपको बताऊंगा। ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये फर्स्ट डायरेक्टर कौन हुए बेटा? फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब वो बंदे जो कंपनी बनते ही डायरेक्टर बनेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। उन सबके कंसेंट लेटर लगेंगे अलोंग विद डिन, अलोंग विद डिन। डिन बोले तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम? सर ओपीसी में एक, प्राइवेट में दो, पब्लिक में 7। मैक्सिमम एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15। एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15। 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा। अभी तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या काम हो गया कि तुम्हें इतने डायरेक्टर रखने पड़ रहे हैं? ठीक है, तो मान के चलिए नहीं होते 15 से ज्यादा, अप्रूवल देती नहीं है गवर्नमेंट। बेसिकली कंपनी टैक्स प्लानिंग के लिए करती है कि ज्यादा डायरेक्टर दिखा दो, उनको सारा दिखा देंगे कि जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो सारा का सारा डायरेक्टर को क्या दे रहे हैं? फीस के तौर पे दे रहे हैं, ताकि टैक्स ना देना पड़े। ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनी एक्ट वाले भी चालू बैठे, इनकम टैक्स वाले भी चालू बैठे। अच्छा, एक बंदा कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? कईयों में। कितनी में? 20। कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं आप? 20। हालांकि कुछ कंपनियों को 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता, वो आपको सीए फाइनल में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। बट अभी एक एग्जांपल ले लो, 20। एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? 20। अभी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने जाओगे ना, हाँ, तो भैया सारी कंपनी को थोड़ी अटेंड कर लोगे, 20 बहुत है। ठीक है, ओके। तो 20 हमें पता कैसे लगेगा जिस बंदे को तुम डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हो वो किस किस कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा है भाई? दिन से। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये यूनिक नंबर होता है जो कि सीधा सीधा आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। एमसीए के साइट पर जाके फॉर्म होता है, अप्लाई फॉर डिन। अप्लाई करो, मेरे ख्याल से 1000 या 2000 रुपए की फीस होती है, और आपको 2 से 3 दिन में क्या मिल जाता है? डिन मिल जाता है। और ये लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। जैसे आपका पेन लाइफ टाइम तक वैलिड होता है, वैसे ही डिन लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। पॉइंट समझ में आ गया? अब जिस भी कंपनी का मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे उस कंपनी को पहले क्या देना पड़ेगा? डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आरओसी के पास अगर जाऊंगा ना मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके, आरओसी कहता है डायरेक्टर कौन बनेगा? कहता है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये 3 डायरेक्टर बनेंगे। कहने का डिन, कहता है ये रहा सर। आरओसी सिस्टम में फीड करेगा डिन। डिन फीड करते ही आप किस किस कंपनी में डायरेक्टर हो स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि जिन जिन कंपनी में डायरेक्टर बने होगा सब जगह क्या दिया होगा? डिन तो दिया होगा। और डिन क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक बात है। तो जैसे सामने आएगा और उसे करे ऑलरेडी ये 20 कंपनी में डायरेक्टर है भाई, तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब समझ में आया डिन का पर्पस क्या है? कंसेंट लेटर का मतलब क्लियर है। तुम कह रहे हो ये डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, इनसे तो पूछवाओ ये डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देनी पड़ेगी आपको डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या लगेगी? डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन जो है ये दो जाती है। एक डिक्लेरेशन जाएगी फ्रॉम सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या? अबाउट
करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर्स। जो हम पर्टिकुलर्स दे रहे हैं, क्या क्या, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा पेन, ये सब, ये पर्टिकुलर्स क्या है, बिल्कुल सही है। ये सारे पर्टिकुलर्स क्या है, सही है। साथ में ही इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा, कंप्लाई कर चुके हैं, कंप्लायंस ऑफ ऑल प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी प्रोविजन है और जो भी रूल है वो हमने कंप्लाई कर दिया है। अरे भैया ये तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या पता क्या प्रोविजन फॉलो करना पड़ रहा है। अरे यार सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, साथ में किसके साइन हो रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, इंगेज्ड इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। बेसिकली इसकी स्टेम और साइन लगे कि भैया हमारी बात नहीं मान रहे ना, कि हमने सारे पर्टिकुलर्स क्या दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हैं, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हमने कंप्लाई कर लिए। कहता है हाँ, ये सीए लिख के दे रहा है जी। तो इस डिक्लेरेशन पे किसके साइन होंगे, सब्सक्राइबर के, डायरेक्टर्स के, और साथ में किसके, सीए के भी। कि मैंने चेक कर लिया जी, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, करेक्ट है, और कंपनी बनाने के लिए जो जो प्रोविजन है सब क्या हो चुके हैं, कंप्लाई हो चुके हैं। एक डिक्लेरेशन तो ये देनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन और देनी है बेटा। विजय माल्या का नाम सुना है, मेहुल चौकसी सुना है, ओके गुड। फ्रॉड करके भागे हुए हैं बेटा, फ्रॉड करके भागे हुए हैं। अच्छा अभी लेटेस्ट आजकल किसका नाम ज्यादा उछल रहा है न्यूज में, एक बहुत अमीर आदमी का नाम उछल रहा है फ्रॉड के केस में, अनिल अंबानी, सुना है ना। अनिल अंबानी के ऊपर एसबीआई वालों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने, सब ने क्या कर दिया, केस कर दिया कि हमारे बैंक के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। अनिल अंबानी कौन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रमोटर हैं, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर हैं। ठीक है, प्रमोटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इन सभी कंपनियों ने क्या किया, इन बैंक से लोन लिया, टाइम पे पैसा चुकाया नहीं। ठीक है, बाद में पता लगा कि गड़बड़ काफी ज्यादा थी, बैंक का पैसा खा रहे हैं बेसिकली अभी ये। तो बैंक वालों ने क्या कर दिया, केस कर दिया, और ईडी वाले भी अब इनके पीछे लग गए हैं कि गड़बड़ है बोस इस बंदे में, लोगों का पैसा खाया इसने, तो कुछ अब कार्रवाई तो होगी। अब मुझे बताओ, आज की तारीख में अगर अनिल अंबानी कोई नई कंपनी बनाना चाहे, उसको बनाने दे क्या, क्यों नहीं। अरे ऑलरेडी लोगों के पैसे खा गए, इतने शेयर होल्डर के पैसे डुबो दिए, और अब जैसे रिलायंस कैपिटल कंपनी होती थी, उसका शेयर कभी 2300-2400 रुपए हुआ करता था, आजकल 100 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा। पैसा किसका लगा हुआ है, पैसा तो इन्वेस्टर का लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ढंग से इसने मैनेज नहीं किया, और कहीं ना कहीं फ्रॉड में ये भी इन्वॉल्व मिलेगा अनिल अंबानी। सही बात है ना। तो क्या इस बंदे को नई कंपनी बनाने दे, नई कंपनी बना के फिर वही काम करेगा जो उसने पुरानी कंपनी बना के की। तो अगर कोई बंदा मैनेजमेंट में गिल्टी पाया जाता है, कंपनी प्रमोशन में गिल्टी पाया जाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज में गिल्टी पाया जाता है, तो बेटा 5 साल तक उसको कंपनी नहीं बनाने देते। कंपनी एक्ट में रूल है, 5 साल का क्या लग गया, बैन, ताकि तुम और चीटिंग ना कर सको। दोबारा समझिए, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं कन्विक्टेड नहीं रहा हूं, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि नॉट कन्विक्टेड, आई एम नॉट कन्विक्टेड, आई एम नॉट कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, गुनहगार होना। आई एम नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, फॉर एनी ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो गलती किससे होती है, इंसान से होती है। कहता गलती तो करती बेटा, 5 साल तक तो नहीं करने देंगे हम, तेरे को कंपनी नहीं बनाने देंगे। कहता उस बात को 5 साल से ज्यादा पुराने हो चुकी बात हो चुकी है।
तो नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फ्रॉड मिसमैनेजमेंट एंड प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 5 years, पिछले 5 साल के दौरान मैंने ऐसा नहीं किया है जी। ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, स्टाम्प पेपर पे लिख के देना पड़ता है बेटा। हो सकता बंदा झूठ बोल रहा हो, तो बेटा आगे एक सेक्शन आएगा सेक्शन 447 जिसमें 10 साल की जेल है। ये इसीलिए लिखवा रहे हैं लीगल पेपर पे कि लीगल पेपर पे लिख के दे दो कि तुम कोई फ्रॉड वगैरह में कोई इन्वॉल्व नहीं थे, कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी प्रमोशन में कभी भी कन्विक्टेड नहीं रहे। कहता लिख के दे देता हूं, बाद में पता लगा कन्विक्टेड था तो भैया 10 साल की जेल है। पॉइंट समझ में आया? ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, एमओए दे दिया, एओए दे दिया, कंसेंट लेटर लग गए, डिक्लेरेशन लगे, सबके पर्टिकुलर जाएंगे। सबके क्या जाएंगे? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बोले तो डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। सर पर्टिकुलर्स में क्या जाएगा? आईडी, आपकी क्या जाएगी? आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी, पेन, रेजिडेंशियल प्रूफ, एटसेट्रा, ये सब। ये फोटोकॉपी लगेंगे इन सबकी, ठीक बात है ना? ओके, तो ये सब पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। एक टेम्परेरी एड्रेस दे देना, एक टेम्परेरी एड्रेस दे देना फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, टेम्परेरी क्यों लिखा? अभी तो कंपनी नहीं बनी। नॉर्मली ये सीए के ऑफिस का एड्रेस होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो हम आपको कहां इन्फॉर्म करें कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है। तो नॉर्मली ये सीए के ऑफिस का एड्रेस होता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे? ऑनलाइन फाइल होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल होते हैं बेटा, और सारी फीस जो लगेगी ऑनलाइन फीस पेमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फीस ऑनलाइन होंगे फाइल, और जो फीस भी लगेगी वो ऑनलाइन। फीस किस बेस पे लगती है? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग, अथोराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग, जितनी ज्यादा अथोराइज कैपिटल रखोगे उतनी ज्यादा फीस लगती है। इसको हम स्टैंप ड्यूटी भी बोलते हैं, इसको हम रजिस्ट्रेशन फीस भी बोलते हैं। 1 करोड़ रखोगे, 5 करोड़ रखोगे, 10 करोड़ रखोगे, जैसे जैसे आपकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ेगी उसके एक परसेंटेज के बेसिस पे आपकी फीस भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? बेसिकली परसेंटेज नहीं होती, स्केल होता है, आरओसी के फीस कैलकुलेटर आपसे। और अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं होती, ठीक है ना, तो उस कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से क्या लगती है? फीस लगती है। आपके कितने मेंबर्स है, जितने ज्यादा मेंबर उतनी ज्यादा फीस। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट और सारी की सारी फीस ऑनलाइन जाएगी। कौन सी साइट? mca.gov.in, इस पे जाएगी जी। इस पे सारे डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल होने के बाद किसके पास पहुंच जाएंगे? बोलो, आरओसी के पास, आरओसी के कंप्यूटर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब आरओसी चेक करेगा कि क्या सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, कंप्लीट हैं। दो बातें, आरओसी चेक करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड ओके। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और ओके है, तो आरओसी क्या इश्यू करेगा? आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखा होगा? आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस तारीख से आपकी कंपनी रजिस्टर की जाती है, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और एक 4 नंबर पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी? नेम ऑफ कंपनी, इस नाम से हम कंपनी बना रहे हैं आपकी। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस तारीख से इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का, और एक पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स पर्पस के लिए।
आज के बाद कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करेगी तो उस पे सिन मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपने कहा सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में तो कमी है सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कमी है। मिस्टेक बेटा दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंशनल और एक होती है अनइंटेंशनल। क्या ये मिस्टेक इंटेंशनल है? फॉर एग्जाम्पल हमने चेक किया कि आपने जो आईडी प्रूफ लगा रखे है ना, वो आईडी प्रूफ जो है फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड मतलब छेड़छाड़ की हुई है। आप पीडीएफ निकाल के पीडीएफ को एडिट करके आपने आरओसी को दे दिया। आरओसी के पास बेटा सारा डेटाबेस है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सारा डेटा उसके पास में होता है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये इंटेंशनल मिस्टेक है तो बताओ क्या होगा? आपका आपकी जो एप्लीकेशन है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। एंड जो बंदे जिन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी थी, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है जी, सारे प्रोविजन फुल हो गए हैं, करेक्ट है पर्टिकुलर्स, उन सब के ऊपर सेक्शन 447 का चार्ज लग जाएगा। और सेक्शन 447 क्या था बताया था? 10 साल तक की जेल। सर अनइंटेंशनल हुआ है मतलब कोई डॉक्यूमेंट था जो रह गया। फॉर एग्जांपल आरओसी ने चेक किया कि एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लोज पे एक दो सब्सक्राइबर के साइन नहीं है, या वो उस पे विटनेस के साइन नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जिसको नोटराइज करवाना था, नोटराइज नहीं करवा रखा। तो सर उसमें मेरी इंटेंशन आपके साथ फ्रॉड करने की थोड़ी थी, हाँ कोई रह गया कोई डॉक्यूमेंट, तो इस केस में आरओसी क्या करेगा? आस्क फॉर रीसबमिशन, आस्क फॉर रीसबमिशन, कि ये गलती है आपकी और आप इस गलती को ठीक करके फॉर्म क्या करो? रीसबमिट कर दो विद इन 15 डेज। 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये गलती ठीक करके फॉर्म क्या करो? रीसबमिट कर दो, बस बेटा। गलती भी बताएंगे वो आपको मेल करके कि ये गलती हो गई आपसे और इसको रीसबमिट किया जाए 15 दिन में गलती को करेक्ट करके, ठीक है। अगर आपने 15 दिन में सबमिट नहीं करवाया, आपका फॉर्म परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा अप्लाई करो, दोबारा फीस लगेगी। समझ में आ गई बात? तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में था। इसके कुछ टॉपिक अभी भी पेंडिंग है अपने, कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई तो क्या होगा, ठीक है। और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता लगा कि डॉक्यूमेंट फॉल्स है तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा, थैंक यू।